कोई बात नहीं साथियों, गलती हो जाती है, टेक्निकल है, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो टेक्निकल चीजें कुछ ऐसी ही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि 1981 में पुनः वहां मार्शल लॉ यानी जिस 21 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत स्वीकार करते हुए अभिव्यक्ति की आजादी दी गई थी, संगठन बनाने की आजादी दी गई थी, मजदूर संगठन की स्थापना की जो है स्वतंत्रता दी गई थी, उन सभी को मार्शल लॉ कर घोषित करने के बाद समाप्त कर दिया गया। अब स्थिति वहां पर ये देखेंगे कि पुनः जो है वहां पर क्या किया गया, पुनः वहां पर 1988 में सॉलिडेटरी ने फिर से हड़तालें करवाई वहां पर, लेक वालेशा ने इनकी अगुवाई की। यानी कि देखा जाए पुनः हड़ताल जारी रहा और लेक वालेशा जो इलेक्ट्रीशियन था जिसको पहले काम से निकाला गया था, उसने जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हड़तालों में। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी क्योंकि सोवियत संघ का समर्थन भी यहाँ क्या है, कम हो गया था, जैसा भरोसा न था और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही थी। लेक वालेशा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मांग रखी गई। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा, यानी 100 सीटें जितनी वहां पर सीनेट की, जैसे आपके यहाँ संसद है वहां पर सीनेट है, सीनेट की 100 सीटों के लिए चुनाव हुआ और उसमें 99 सीटों पर सफलता मिली। यानी कि वो अच्छा कार्य कर रहे थे तब तो ऐसा संभव हो पाया। यानी कि नागरिक भी चाहते हैं कि जिस भी सरकार की स्थापना हो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर कार्य को करे, यानी वो सरकार जो हो लोकतांत्रिक हो। यानी 99 सीटें मिली। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, यानी पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे और लेक वालेशा को पोलैंड का क्या किया गया, राष्ट्रपति चुना गया है ना, पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। यानी फिर से एक बार देखेंगे कि लोकतंत्र में लोकप्रियता महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति क्या है यह मैटर नहीं करता है। यही कारण है कि हमारी संसद में भी देखा जाए, है ना, और किसी भी दुनिया के अधिकतर संसद में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आरोपित हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ने पर उसमें क्या है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है, लोकप्रियता पर आधारित है ना, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। अब हमने लोकतंत्र की दो कहानियों के बारे में देखा, यानी दो किस्सों को सुना, एक चिली की, एक पोलैंड की। यानी थोड़ा सा अगर रिकैप्चुलेट करूं तो चिली की जो है लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त करके सैनिक शासन को स्थापित किया गया, और यहां पर अगर पोलैंड में अगर बात करें तो यहां पर देखा जाए सरकार तो थी, यानी जो है एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह पर क्या किया गया, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। यानी विशेषताओं को अगर हम देखेंगे यहां पर तो आप ये देखिए कि लोकतंत्र के दो किस्सों के रूप में ये जो चिली है और पोलैंड है। चिली में जो है ओएंदे की लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर दिया गया और लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त करके पिनोसे की गैर लोकतांत्रिक सरकार को जो है स्थापित कर दिया। ये सिंबल यही बता रहे हैं, है ना। फिर जनमत संग्रह के द्वारा पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो गई। पिनोसे को ये लगता था कि 17 वर्ष तक उसने शासन किया है और जनमत संग्रह वो कराएगा तो वो कराएंगे, वो तो क्या होंगे, वो राष्ट्रपति पुनः चुन ले लाएंगे। लेकिन जनता ने क्या, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को भूली नहीं थी, जनता ने उनको क्या किया, नाकार दिया। फिर पोलैंड में आप देखेंगे तो गैर लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त करके लोकतांत्रिक सरकार की जो है स्थापना कर दी गई। यानी गैर लोकतांत्रिक, अब हम देखेंगे तो जब हम गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करते हैं, यानी अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करते हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत सी चीजें हमें देखने के लिए यहां पर मिलेंगी। यानी कि अगर हम तुलना करें चिली की पिनोशे सरकार, है ना, यानी कि जो अलोकतांत्रिक सरकारें हैं पहले हम उनकी तुलना कर रहे हैं, बाद में हम लोकतांत्रिक सरकारों की भी तुलना करेंगे। तो तुलना करने के क्रम में हम ये देखेंगे कि उनके बीच समानता क्या है और उनके बीच असमानता क्या है ना। तो यानी देखा जाए लोकतांत्रिक सरकार की तुलना चिली की पिनोसे सरकार और पोलैंड में जो सरकार थी वो थी साम्यवादी सरकार। इन दोनों में अगर हम असमानता के पहलू की बात करें, इन दोनों में हम असमानता की बात करें तो दोनों में असमानता क्या थी, इन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में असमानता क्या थी, यानी इनमें अंतर क्या था। पहला अंतर यह था कि ये जो सरकार थी चिली की,
पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार थी। और दूसरा, पोलैंड में जो है एक पार्टी का शासन था, है ना। यानी कि असमानता के अंतर्गत देखेंगे तो यहां पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार थी, और यहां पर आप देखेंगे कि एक पार्टी का शासन था पोलैंड में। यानी इसका यह दावा था, यानी कि पोलैंड की ये जो पार्टी थी, इसका यह दावा था कि ये मजदूरों का कल्याण और विकास करने वाली सरकार है, जो कि ऐसा देखा जाए तो मजदूरों के ही साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा था। यानी दोनों सरकारों में ये अंतर है। यानी कि अब इन दोनों ही सरकारों में अगर हम समानता के मुद्दे पर बात करें, यानी अंतर के मुद्दे को देखा, और इन दोनों ही सरकारों में हम समानता के मुद्दे की बात करें, तो लोग अपने शासन का समानता क्या थी? यहां के जो लोग थे अपने शासकों को, जो लोग थे अपने शासकों में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, है ना। यानी कि जो लोग हैं वो अपने शासकों में परिवर्तन नहीं कर सकते थे। और साथ ही साथ देखा जाए और समानता क्या थी? किसी भी विचार एवं अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने, संगठन बनाने और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, है ना। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की भी अनुमति नहीं थी। यानी ये कहा जा सकता है कि इन दोनों में, यानी चिली की गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो असमानता के बिंदु थे वो ये थे कि वहां पूंजीपतियों का वर्चस्व था, और पोलैंड में जो है एक पार्टी का वर्चस्व था। और अगर दोनों में हम देखा जाए गैर लोकतांत्रिक सरकारों में समानता की बात करें, तो यहां पर लोगों को लोग जो थे वो शासकों में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, और ऐसा वहीं हो सकता है जहां पर गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन किया गया हो। ठीक। और दूसरा समानता का पहलू इनके बीच क्या था दोनों के मध्य में, कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, संगठन बनाने की नहीं थी, और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की स्वतंत्रता इनको प्राप्त नहीं थी। अब आइए देखते हैं कि जो चिली में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो, यानी इन गैर लोकतांत्रिक सरकारों को समाप्त करके जो लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ वो क्या था। यानी कि चिली में लोकतांत्रिक सरकार जो है स्थापित हो रही है। यानी लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत आप देखेंगे जो चिली की सरकार है, यानी कि देखा जाए सैनिक शासन की समाप्ति के बाद चिली में जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन हो रहा है वो किसकी सरकार है? पहले किसकी सरकार थी? सबसे पहले ओएंदे की सरकार, क्योंकि हमने आपको बताया है कि चिली में बाद में सैनिक सत्ता पलट हुआ। उसके लिए विश्व में देखा जाए लोकतंत्र की स्थापना और स्थिरता के लिए चिली एक अलग प्रतीक के रूप में था। और दूसरी लोकतांत्रिक सरकार कहां? पोलैंड में लोक वॉलेस की सरकार। और फिर देखा जाए चिली में ओएंदे की सरकार के बाद जो सरकार स्थिर हो रही है वो किसकी? मिशेल बैचले की सरकार स्थापित हो रही है। यानी कि इन लोकतांत्रिक सरकारों के सामाजिक एवं आर्थिक, लोकतांत्रिक सरकारों के सामाजिक और आर्थिक विकास के नजरिए में भी अंतर था। यानी एक तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में हमने ये देखा कि असमानता के बिंदु क्या है, समानता के बिंदु क्या है, और दूसरा यहां तक कि जब लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना भी हो गई है तो यहां पर भी हमें देखा जाए कुछ असमानताएं देखने के लिए आपको मिलेंगी। यानी कि जो इन सरकारों के द्वारा, यानी चिली की सरकार के द्वारा और पोलैंड की सरकार के द्वारा, और चिली में ही जब देखा जाए सैनिक तख्ता पलट के बाद जो सैनिक शासन स्थापित किया था उसको समाप्ति के बाद जो मिशेल बैचले की सरकार आ रही है
दोनों के तीनों के देखा जाए सामाजिक, आर्थिक और विकास में देखा जाए नीतियों में अंतर है। तो जो चिली की सरकार थी, जो अल्ले की सरकार थी, वह क्या किस तरीके से विकास करना चाहती थी, यानी अर्थव्यवस्था को निर्देशित एवं निर्देशित और निर्देशित एवं नियंत्रित ढंग से चलाना चाहती थी, है ना। वालेसा की सरकार की अगर बात करें तो वालेसा की सरकार जिस तरीके से देखा जाए शासन को चलाना, हालांकि लोकतांत्रिक सरकार तो थी, लेकिन सामाजिक आर्थिक विकास में देखा जाए विचारधाराएं अलग अलग थी। और ये जो है बाजार को जो है, मार्केट को जो है सरकारी दखल से मुक्त रखना चाहती थी। और मिशेल की जो सरकार है ये एक मध्यम मार्गी थी, वो जब भी उनको लगता था जो उचित है उस मार्ग का जो है ये अनुसरण करती थी। यानी लोकतांत्रिक सरकारों में भी नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए अलग अलग विचारधाराएं कार्य कर रही होती हैं। ठीक, यानी कि ये बात हो गई इनके, यानी कि लोकतांत्रिक सरकारों में आप देखेंगे कि इनके मध्य में आप देखेंगे कि क्या अंतर है। यानी कि एक तो हमने ये देखा कि गैर लोकतांत्रिक देशों में, मतलब गैर लोकतांत्रिक जो सरकार है उसमें असमानता के बिंदु क्या है, फिर हमने देखा कि उसमें समानता के बिंदु क्या है, फिर हमने देखा जाए लोकतांत्रिक देशों, लोकतांत्रिक ये जो देश है जिसकी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की स्थापना की गई है, उनके विकास का तरीका क्या है। तो सबके विकास करने के तरीके में भी अंतर है ना, लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी हैं। इनमें समानताएं क्या है ये भी देखने की बात होगी। यानी इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, जब हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये सरकारें जो है लोगों द्वारा चुनी सरकार थी। दोनों जगहों पर यह समानता है, यानी चिली में देखा जाए जो बैसले की सत्ता स्थापित हो रही है वो लोगों द्वारा चुनी गई है, यही तो समानता का बिंदु है, यही तो डेमोक्रेसी है। और समानता का बिंदु एक और भी है कि इन सभी को क्या है, विभिन्न प्रकार की राजनैतिक स्वतंत्रता क्या है, प्राप्त है ना। यानी कि ये कहा जा सकता है इन दोनों किस्सों को सुनने के बाद ये देखा हमने कि गैर लोकतांत्रिक देशों में समानता के बिंदु क्या है, असमानता के बिंदु क्या है। जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, अलग अलग देशों में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, या एक ही देश में जब देखा जाए अलग अलग विचारधारा के लोगों की देखा जाए सत्ता स्थापित हो रही है लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसमें भी किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और विकास के क्रम में भी देखा जाए तो समानता और असमानता है। यानी कि इन दोनों किस्सों के माध्यम से लोकतंत्र की पहचान एक तरीके से विकसित हो चुकी है। यानी कि लोकतंत्र की पहचान इस रूप में हमारे सामने विकसित हो चुकी है। यानी लोकतंत्र की जो पहली विशेषता इसके अंतर्गत ये कह रही है, जो अब तक हम इस किस्से के माध्यम से समझ पाए हैं, वो ये कहती है कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी इच्छा से क्या करें, सरकार चुने। लोग अपनी इच्छा से सरकार चुने। यानी कि जिस सैनिक शासन को स्थापित किया गया, चिली की लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त करके, वहां पर देखा जाए तो लोग अपनी इच्छा से सरकार में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों यानी वोटिंग राइट के आधार पर देखा जाए सरकार को बदल सकते हैं, दूसरा माध्यम नहीं है। यानी कि अगर तानाशाही के दम पर सरकार में परिवर्तन होता है तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। यानी लोकतंत्र की पहली विशेषता यह कहती है कि लोग अपनी मर्जी से यानी अपनी इच्छा से क्या करें, सरकार का चुनाव करें। केवल लोगों के द्वारा ही चुने हुए नेताओं को ही, इसमें क्या कह रहा है कि केवल लोगों के द्वारा चुने हुए नेताओं को ही क्या होना चाहिए, सरकार, शासन के गठन का मतलब तरीका, यानी कि देखा जाए चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। ठीक, फिर लोगों को अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, विरोध करने की आजादी भी प्राप्त होनी चाहिए। यानी लोकतंत्र के इन तीन मूल्यों को जो है अभी तक हमने जो है जाना और इन कहानियों के माध्यम से जो है सीखा।
अगली कक्षा में हम मैप के माध्यम से यानी कि देखा जाए कुछ और बातों पर गौर करेंगे, यानी कि जहां पर हमने ये कहा था कि लोकतंत्र के हमने 2 किस्से सुनाए और लोकतंत्र के ही जो है हम ये है ना, तो लोकतंत्र के ही हम 3 नक्शे के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि पिछले 100 वर्षों में देखा जाए किन देशों में किस तरीके से लोकतंत्र स्थापित हुआ। फिर हम लोकतंत्र के विस्तार पूर्वक देखेंगे कि लोकतंत्र के उन चरणों को देखेंगे कि कैसे विभिन्न चरणों में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, ठीक। और फिर विश्व स्तर पर लोकतंत्र को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें। परीक्षा समर की यह संस्था आपके लिए हमेशा रचनात्मक एवं गुणात्मक कार्यों को करती रहेगी, ठीक। तो हमारी यह संस्था का उद्देश्य ही क्या है कि आपको बेहतर शिक्षा को प्रदान करना, एक समझ आधारित शिक्षा को प्रदान करना, जो आपके इस आरंभिक शिक्षा पद्धति में और फिर जब आप हायर एजुकेशन में शामिल हो, किसी कंपटीशन परीक्षा में शामिल हो, तो इसकी उपयोगिता वहां पर भी बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगली कक्षा में।